चीज का ध्यान रखना चाहिए, एकदम ध्यान से देखिए, समझिए, एकदम माइंड में जो है सेट कर लीजिए, कभी जो आपके साथ फर्जीवाड़ा होने का कोई चांस नहीं है। जमीन को खरीदते समय किन चीज का रखें ध्यान और किस तरह पता करें कि जमीन जो है सही है या नहीं है, ये भी किस तरीके से पता करें, फर्जीवाड़ा ना हो, इस बात का कैसे ध्यान रखें, इस बात को भी समझेंगे कि फर्जीवाड़ा ना हो जाए आपके साथ तो क्या करना है जो कि आपके साथ फर्जीवाड़ा नहीं हो, किन बातों को आपको ध्यान रखना है। जमीन खरीदते समय किस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना जरूरी होता है, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका वेरीफाई करना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सारा बात समझेंगे, पूरा जितना बात है सबको आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जमीन को खरीदते समय ये जानकारी जरूर ले लें कि जमीन जो बेच रहा है ना उसके नाम पे है या किसके किसी पूर्वज के नाम पे है। जैसे मान लेती हैं ये जो है ना, अगर कोई जमीन बेच रहा है, मान लेते हैं कि इसके ये पिताजी हैं और उनके 2 लड़के हैं, ठीक है, आप बात समझिए, ठीक है। अब ये जो है ना, इसमें से ये है, ये इस लैंड को बेच रहा है, ये वाला जो है बेच रहा है, ये बेचने वाला हो गया, ठीक है, ये बेचने वाला हो गया। अब जमीन ये समझना है कि जमीन किसके नाम पे है, पिताजी के नाम पे है या इसी के नाम पे है। तो अब ये पता चलेगा, नाम का पता होने का मतलब क्या होता है कि जमाबंदी जो कायम है, रसीद जो कट रहा है ना, रसीद जो कट रहा है वो इसी के नाम से कट रहा है जो बेच रहा है। बात को समझिए। तो अगर ये मान लेते हैं इसी के नाम से कट रहा है तो ठीक है, परफेक्ट है, एक चीज वेरीफाई हो गया कि यहाँ पे ये चीज जो है वो सही है। जमीन का जमाबंदी हुआ या नहीं, तो जो बेच रहा उसके नाम से है या नहीं, इस बात को भी समझना है। जैसे मान लेते हैं जमीन का जो जमाबंदी है वो अगर पिता के नाम से है तो ये तो जमाबंदी पिता के नाम से है, लेकिन जो बेचने वाला है वो जो है ये या इनके द्वारा बेचा जा रहा है, बेटे के द्वारा बेचा जा रहा है। तो इस बात को समझना है। ठीक है, फिर भी पिता के नाम पे भी जमाबंदी है और बेटे के द्वारा भी बेचा जा सकता है, तो ये ठीक है, लेकिन इसमें जो दूसरे जो एक और है इनका सपोर्ट भी जरूरी होता है। अगर जमाबंदी नहीं हुआ तो जो खतियान किसके नाम पे है, मतलब अगर जमाबंदी नहीं हुआ, जो ऐसा जमीन है कि जिसका जमाबंदी ही नहीं हुआ है, तब वो जमीन हो सकता है खतियान में, फिर भी जो है इसका रजिस्ट्री हो जाता है, मतलब राजस्व में कोई दिक्कत नहीं होता है। खतियान पे भी जमीन है फिर भी राजस्व में जो है रजिस्ट्री का होना जो है वो नहीं रुकता है, लेकिन दिक्कत आता है कि वो जो है जमाबंदी अगर नहीं बना हुआ है तो ठीक है, वहां पे उसका दाखिल खारिज कराने में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो उसको दाखिल खारिज कराने समय जो उसका समस्या आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए कि जो खतियान है वो खतियान का हो सकते हैं बहुत सारे दावेदार हों, ठीक है, और किसी एक ने जो है, मान लेते हैं इन्होंने जो है एक प्लॉट को बेच दिया, इन्होंने बेच दिया, अब इनके बहुत सारे दावेदार थे, ठीक है, अब इनका जो किसी का सपोर्ट भी नहीं था, तो इसमें समस्या आता है अगर आप जब इनका दाखिल खारिज करवाते हैं। तो वर्तमान में रसीद किसके नाम से कट रहा और जिसके नाम से कट रहा उसका विक्रेता से क्या संबंध है, इस बात की भी जानकारी स्पष्ट तरीके से ले लेना चाहिए। मतलब आप जैसे क्या होता है कि सबसे पहले वर्तमान में जो रसीद जो कट रहा है, मान लेते हैं रसीद जो कट रहा है वो दादाजी के नाम से कट रहा है, ठीक है, दादाजी के नाम से कट रहा है, ठीक है। अब जो विक्रेता है तो उसका क्या संबंध है, वो बेटा है, ठीक है, वो बेटा है या उस पोता है, जो भी हो, ठीक है, जो है ना रजिस्ट्री के लिए जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे उसका क्या संबंध है ये बात का स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन सब क्या होता है वो भी हम आपको स्पष्ट करेंगे, सबसे बेस्ट जो तरीका है वो क्या है और क्या होना चाहिए, और उस अगर तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी दाखिल खारिज करवाने में कोई समस्या आने का कोई चांस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इजीली हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये भी समझना है कि वर्तमान में उस जमीन को जाके वेरीफाई करना है कि वर्तमान में जो उसका रसीद कट रहा है, जिसके नाम से रसीद कट रहा है, उसका विक्रेता से जो बेचने वाला उससे उसका क्या संबंध है। आगे देखिए इसको समझते हैं। जैसे ऑफलाइन इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ है कि जमीन का पूरा इंफॉर्मेशन जो है कर्मचारी से जरूर निकलवा लें, ठीक है। ऑफलाइन इंफॉर्मेशन हम ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप निकलवा लें, ठीक है, मतलब ऑनलाइन भी निकलवा लें और ऑफलाइन भी निकलवा लें, लेकिन ऑफलाइन भी जरूर निकलवाएं। वो जो है आपको हो सकता है कि ऑनलाइन में कुछ दिक्कत हो, लेकिन ऑफलाइन जो है वो बिल्कुल जाके आप उसको चेक करवाएं, ठीक है। तो जो ऑफलाइन उसको चेक करवाएं, ठीक है। तो जो ऑफलाइन है यानी कर्मचारी से जाके जो आपका खाता है, ठीक है, खाता है और जो उसका खेसरा जो प्लॉट नंबर है, ठीक है, उसका जो पूरा इंफॉर्मेशन आप जरूर निकलवा लें।
और उसका वर्तमान स्थिति क्या है, कौन रसीद कटा रहा है, सारा बात वो जो है आप कर्मचारी से, जो आपका क्षेत्र का, जो आपका अंचल कार्यालय है, जो आपका मौजा जो भी एरिया है, वहाँ से इसका इन्फॉर्मेशन आपको जरूर निकाल लेना चाहिए। अगर ज़मीन का जो रसीद विक्रेता के पिता या दादा के नाम से कट रहा है तो आप उसी परिवार के किसी सपोर्टर बनने के लिए जरूर लें। मतलब क्या होता है सपोर्टर, मतलब होता है जैसे बहुत लोग उसको तौर पे शनाखत बोलते हैं, बहुत एक तरह से मतलब जमीन को दूसरा जो है एक तरह से सपोर्ट करना, सपोर्टर की बात मतलब करना होता है। मतलब आप जैसे हम आपको समझा रहे हैं कि देखिए ये जमीन जो है एक तरह से दादाजी के नाम से है, ठीक है। अब जो है अगर जमीन जो है का रसीद पिता या दादा के नाम से है, तो अगर ये दादाजी के नाम से है और इसको बेचने के लिए जो है नहीं जा रहा है, ठीक है, उस बेटा का जो है, बेटा का भी जो 2 है मतलब अंश, ऐसे आप समझ लिए 3 अंश बना देते हैं, ये जो है ना 3 अब अंश बना देते हैं, उसमें से ये जो है बेच रहा है, ठीक है, बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस दोनों में से अगर इसको कोई एक सपोर्ट कर दिया, मतलब होता है दो, मतलब एक चीज ये कोई एक सपोर्टर बन गया, तो यहाँ पे रजिस्ट्री में कोई मतलब एक तरह से क्या हो गया कि 3 हिस्सेदार था, किसके, दादाजी वाले जमीन का, एक बेटा हुआ, उसके बाद यहाँ पे हुआ, ठीक है, दादाजी के नाम से ही रसीद कट रहा था, लेकिन तीनों में से कोई एक अगर सपोर्ट कर दिया तो दाखिल खारिज कराने में दिक्कत नहीं आता है। तो ये बात आपको समझना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर ये जो है पिताजी का नाम हो या अगर तीनों भाई का अलग अलग जमाबंदी कायम हो, मतलब तीनों भाई का अलग अलग जमाबंदी हो, तब जो है ये कोई सपोर्ट करे चाहे नहीं करे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक सपोर्ट कर सकता है और करने के बाद दाखिल खारिज कराने में भी कोई समस्या नहीं होता, इसलिए कि मतलब उसको राइट था वो बेचने का। अब बात को समझ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इस प्लॉट को चाहे तो मान लेते हैं ये खुद बेच सकता है और कोई बेच नहीं सकता है, लेकिन अभी अगर दादाजी के नाम से है तो इसके हिस्से का जो प्लॉट है वो भी चाहे ये लोग रजिस्ट्री करने तो कर सकता है, अगर ये जो प्लॉट है ये भी चाहे इसको बेचने के लिए तो बेच सकता है, मतलब कोई भी किसी प्लॉट को बेच सकता है, इसलिए कि वो जो है दादा के नाम पे है या पिता के नाम पे है। लेकिन जमाबंदी अपना अलग अलग हो जाने से उसका अपना राइट हो जाता है बेचने का। तो ये चीज़ जो है बेहद जानना जरूरी है कि ज़मीन का जो है वर्तमान मालिक कौन है, कौन उसका रसीद कटा रहा है, किसके नाम से जमाबंदी कायम है, ये जो जरूर ज़मीन लेने से पहले वेरीफाई कर लें। आप अगर ज़मीन लेने जाएंगे और ये पता कर लेंगे कि जिससे हम ज़मीन खरीद रहे हैं वही ज़मीन का मालिक है, उसी के पास राइट है, उसके पास जमाबंदी है, वही रसीद कटा रहा है, उसके पास जो है सारा ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भी सही है और ऑफलाइन इन्फॉर्मेशन भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगा। जाके कर्मचारी से आप जाइएगा, वहां से इन्फॉर्मेशन जरूर निकाल लें। इन्फॉर्मेशन निकालने का मतलब क्या होता है कि आप वहां से जब जाएंगे ना, आपको बोलना कंप्लीट उसका इन्फॉर्मेशन, उसके लिए आपको कुछ कॉस्ट पे करना पड़ेगा और डाक का कुछ स्टिकर वगैरह भी आपको चिपका के जो है एक पेपर देना पड़ेगा फॉर्म का, तो उसके बाद वो डिटेल जो है निकाल के रखेगा, हो सकता है थोड़ा टाइम ले, और वो जो है आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। मतलब कर्मचारी से आप उस खेसरे का पूरा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप जो है पूरा जाके ले सकते हैं, और बिल्कुल खरीदने से पहले ले लेना चाहिए। तो ये अपना सतर्क पहले जरूरी है, तो इससे आपको जो है कभी भी दाखिल खारिज कराने में समस्या नहीं होगा। अब देखिए हम आपको बता देते हैं कि अब दिक्कत कहाँ पे आता है, वो उस चीज़ को समझिए। देखिए मान लेते हैं कि ज़मीन जो है वो खतियान का है, ठीक है, खतियान है और खतियान दादा के नाम से है, ठीक है, दादा के नाम से है, ये दादाजी का था। अब इसका जो है यानी 2 बेटे, इनके भी 2 बेटे, ठीक है, ये ज़मीन आपस में बटा हुआ है। अब इनका जो है 3 हुआ है, अब इनका जो है 3 बेटा है, ठीक है, ज़मीन बटा हुआ है। अब इनका जो है वो 2 बेटा है, जमीन बटा हुआ है। अब देखिए इस बात को हम बताते हैं, खतियान किसके नाम से, दादा के नाम से, खतियान दादा के नाम से, ये इनका क्या बेटा है, सन है, ये भी बेटा है, ये भी बेटा है। अब इनका जो है ये पोता है, अब एक पोता जाके ये जो है ना जमीन बेच दिया, अपना हिस्सा ही बेच दिया, किसके नाम से, खतियान दादा के नाम से, जमाबंदी किसके नाम से, दादा के नाम से, रसीद किसके नाम से, दादा के नाम से, बेच दिया। इसमें से कोई सपोर्ट करने के लिए भी नहीं गया। आप बात को समझिए। उसके बाद जो है ना जब ये बेचने के लिए जाएगा तो सारा कुछ नाम यहाँ पे दादा का था। अब बेचने वाला हुआ तो जैसे क्या होता है कि ऑनलाइन जब दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेगा तो देखेगा विक्रेता का जो है कोई भी संबंध तुरंत स्थापित नहीं हुआ, तो क्या होता है कर्मचारी द्वारा, सीओ द्वारा वो जो है दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया जाता है। बाद में उसको अच्छे से वेरीफाई करने के बाद बहुत लोग सीओ साहब से मिलते हैं जाके, तो उस चीज़ों का जो है सुधार हो जाता है। लेकिन ये तरीका उस समय गलत यहाँ पे होता है और जो है आपका दाखिल खारिज का प्रक्रिया को रिजेक्ट कर दिया जाता है।
अब बात को समझिए, अगर आप ऐसा कर लेते कि ये जो आपका जो प्रक्रिया है, मतलब क्या करना था आपको हम बता देते हैं, मतलब आपको ऐसा कर लेना था कि ये जो आपका प्रक्रिया है कौन सा, ये सारा अगर ये ऐसा लेते कि ये सब जिसके नाम से जमाबंदी कायम है तब हम खरीदते, तब कोई दिक्कत नहीं था, आराम से दाखिल खारिज होता, कोई समस्या नहीं है। दाखिल खारिज करने के बाद देखता है कि जो विक्रेता है उसका संबंध उस जमीन से है, तो फिर दाखिल खारिज जो है तुरंत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सीओ के द्वारा शुद्धि पत्र दिया जाता है और शुद्धि पत्र देने के बाद आप कर्मचारी के पास जाते हैं तो आपका जो है दाखिल खारिज आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।